हेलो एंड वेलकम टू द हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एथिक्स किसे कहते हैं? एथिक्स किस वर्ड से निकल के बना हुआ है? नर्सिंग स्टैंडर्ड्स में कोड ऑफ एथिक्स का क्या रोल है? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसा आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने आईपीआर और कम्युनिकेशन की बात की, तो इंट्रोडक्शन टू द नर्सिंग में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो एथिक्स जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड एथॉस से मिलकर के बना हुआ है। एथॉस से डेरिवेटेड वर्ड है जिसका मतलब होता है कस्टम या रीति रिवाज, रूल्स, नियम, ये बताता है एथॉस। एथॉस से एथिक्स बना है। एथिक्स वर्ड क्या कहता है? एथिक्स वर्ड एक प्रिंसिपल, एक लीगल रूल्स, एक स्टैंडर्ड्स को डिनोट करता है। नर्सिंग में इसका एक कोड होता है। नर्सिंग में एथिक्स को एक कोड कहा गया है जिसे कोड ऑफ एथिक्स के एक साथ डिनोट किया जाता है। कोड ऑफ एथिक्स को माना गया है। जो नाइटिंगेल प्लेज रही है, नाइटिंगेल प्लेज में कोड ऑफ एथिक्स की बातें की गई हैं। नाइटिंगेल प्लेज में आप जो भी नर्सिंग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं नर्सिंग फील्ड के, वो जब भी नर्सिंग में आते हैं उनको खुद से एक प्रॉमिस करना होता है। नाइटिंगेल प्लेज में सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे, जिन्होंने प्लेज लिया होगा, प्रॉमिस किया होगा खुद से। वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को बताता है कि आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे उस प्रैक्टिस में। उस नाइटिंगेल प्लेज में वो सारी बातें वहाँ पर बताई जाती हैं। इस नाइटिंगेल प्लेज में जो भी स्टैंडर्ड्स बताए गए, जो भी लेजिस्लेशंस, रूल्स बताए गए, कोड ऑफ एथिक्स बताए गए, आईसीएन ने 1973 में उस रूल को अडॉप्ट किया था। 1973 में आईसीएन ने उस रूल्स को अडॉप्ट किया था जिसमें यह बताया गया था कि नर्सेस का जो रोल होता है वो अपने पीपल के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के रिलेटिव्स के साथ, फिजिशियन के साथ, अपने प्रोफेशन को लेकर के, अपने प्रैक्टिस को लेकर के, अपने कोवर्कर्स को लेकर के कितना लॉयल होता है, कितना डेडिकेटेड होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से रूल हैं जो नर्सेस को फॉलो करना चाहिए अपने प्रैक्टिस में। तो हम यहाँ पर आज कोड ऑफ एथिक्स में ये बातें करेंगे। फर्स्ट थिंग हम देखते हैं नर्सेस का जो रोल होता है पीपल के साथ, अपने लोगों के साथ कैसा होना चाहिए। जो भी उसके पेशेंट हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, अटेंडर्स हैं, उनके साथ कैसा होना चाहिए। फर्स्ट वन आता है इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए नर्सेस को। हम जब पेशेंट की केयर करने जा रहे हैं तो डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि पेशेंट किस कास्ट का है या किस रिलीजन का है, उसकी सोशल स्टेटस उसका क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस उसका क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हमारा पेशेंट हमारे लिए सिर्फ एक पेशेंट होता है। तो हमें ये चीज़ें, इन चीज़ों से उठ करके, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करके ही पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। दूसरी बात आती है इसमें, जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो बात करते हैं इंडिविजुअलिटी पर। पेशेंट की इंडिविजुअलिटी, हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग होती है, हर क्लाइंट की प्रॉब्लम अलग है, इलनेस कंडीशन अलग है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि पेशेंट की इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो ड्रग उठा रहे हैं उस वार्ड में सारे पेशेंट को वही दे रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। पेशेंट की इंडिविजुअलिटी का हमें ख्याल रखना है। उसको जो ट्रीटमेंट वो डिजर्व करता है, जो उसका ट्रीटमेंट चलना चाहिए उस पर्टिकुलर इलनेस कंडीशन में, हमें वही देना है। इसमें जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। हर पेशेंट की कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसकी पर्सनल होती हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि हम पेशेंट की जब केयर करने जा रहे हैं तो आईपीआर कम्युनिकेशन के थ्रू हमें वो सारी चीज़ें ज़्यादातर पता चलती हैं, या हमें वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर करता है पेशेंट या उसका अटेंडर, रिलेटिव। तो हमें ध्यान ये रखना है उस प्रॉपर्टी को, उस नेम को, उस फेम को कॉन्फिडेंशियल रखना है, गोपनीय रखना है, गुप्त तरीके से रखना है। ये चीजें हमें अपने पीपल को, अपने क्लाइंट को लेकर के ध्यान में रखना है एज अ नर्स। उसके बाद जो हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, वो हम बात करते हैं प्रैक्टिस को लेकर के। नर्सेस का प्रैक्टिस को लेकर के क्या रोल होता है, नर्सेस को अपने प्रैक्टिस को लेकर कितना लॉयल होना चाहिए। तो इसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो इसमें हम देखते हैं वो बात करते हैं मैल प्रैक्टिस की। मतलब नर्सेस को मैल प्रैक्टिस कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, मैल प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि जो नर्सिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करके ही हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करते हैं कि जो नर्सिंग केयर है या फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसमें हमें कॉम्पिटेंसी मेंटेन करना है, कॉम्पिटेंट केयर उसको देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं इसमें कि पेशेंट की केयर करते समय, उसका ट्रीटमेंट करते समय हमें नर्सिंग स्टैंडर्ड्स को और इम्प्रूव करते जाना है। नर्सिंग प्रैक्टिस का जो स्टैंडर्ड है उसको हमें और इम्प्रूव करते जाना है। तो नर्सेस को अपनी प्रैक्टिस को लेकर के ये उसके कुछ रोल्स होते हैं। उसके बाद
जो नेक्स्ट इसमें आता है हमारा नर्सेस को प्रोफेशन को लेकर के, उसका जो प्रोफेशन है नर्सिंग प्रोफेशन, उसको लेकर के उसके क्या रोल होते हैं। नर्सेस का प्रोफेशन को लेकर के जो एक रूल होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, लेजिस्लेशंस होते हैं, उसमें अगर हम बात करें, सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि कोर ऑफ नॉलेज जो है, जो हम नर्सिंग फील्ड में जो हमारा नॉलेज है उसका एक कोर होना चाहिए, उसका एक एम होना चाहिए, वो हमें अपने अंदर डेवलप करना है। सबसे पहली चीज प्रोफेशन को लेकर के हमें एक कोर ऑफ नॉलेज अपने अंदर डेवलप करना है। नेक्स्ट पॉइंट जब हम इसमें बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो नर्सिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें डिटरमाइन करना है, निर्धारित करना है और साथ ही साथ इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है इन द नर्सिंग प्रैक्टिस एंड ऑल्सो इन द नर्सिंग एजुकेशन। अगर हमें नर्सिंग एजुकेशन फील्ड में है तो भी, या फिर नर्सिंग प्रैक्टिस फील्ड में है तो भी, हमें उस नर्सिंग स्टैंडर्ड का, उस प्रिंसिपल को लागू करना है, फॉलो करना है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इसमें आता है सोसाइटी को लेकर के, मतलब नर्सेस का सोसाइटी और नर्सेस के बीच में क्या लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, सोसाइटी में नर्सेस को कैसे ट्रीट करना है, वो सारी चीजें आती हैं यहाँ पर। तो हम उसमें क्या बात करेंगे कि नर्सेस को सोसाइटी का कोई भी पेशेंट आता है, हर पेशेंट को ग्रीट करना है, वेलकम करना है। साथ ही साथ क्या करना है कि पब्लिक की हेल्थ नीड्स क्या है और सोशल नीड्स क्या है वो फॉलो करना है हमें, वो देख करके ही पेशेंट की केयर करना है। और साथ ही साथ पेशेंट के इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस के साथ साथ हमें एक कंप्लीट सोसाइटी के हेल्थ स्टेटस को भी ध्यान रखना है। मतलब नर्सेस का अपनी सोसाइटी को लेकर के ये स्टैंडर्ड ख्याल रखना है, ये इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है सोसाइटी में ट्रीटमेंट करने के लिए। हर सोशल ह्यूमन बीइंग का जो हेल्थ होगा उसको इंप्रूव करना नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एक नर्सिंग स्टैंडर्ड्स का लीगल रूल होता है। नर्सेस एंड द लेजिस्लेशंस, मतलब जो भी अभी हमने बातें की नर्सिंग स्टैंडर्ड्स की, जो हमने बातें की नर्सिंग रूल्स की, लीगल इश्यूज की, कोड ऑफ एथिक्स की, वो सारी बातें कौन फॉलो करेगा? नर्सेस फॉलो करेंगे। नर्सेस को वो फॉलो करने के लिए कैसा होना चाहिए उसकी हम यहां पर बात करेंगे। लेजिस्लेशंस के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो नर्सेस जो है, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इन सारे लेजिस्लेशंस, इन सारे लीगल प्रिंसिपल्स, नर्सिंग स्टैंडर्ड से फैमिलियर होना चाहिए, अच्छे से उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे क्या राइट्स हैं और हमारे अंदर क्या हमें नहीं करना चाहिए, हम कब एक्यूज्ड हो सकते हैं, वो सारी चीजें उन्हें पता होना चाहिए। नर्सेस को प्रैक्टिस करने के लिए, कहीं पर भी नर्सिंग प्रैक्टिस अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से लीगली क्वालिफाइड होना चाहिए। हर किसी भी नर्सिंग प्रैक्टिस को करने के लिए, चाहे वो नर्सिंग एजुकेशन फील्ड में हो या नर्सिंग प्रैक्टिस फील्ड में हो, उन्हें लीगली क्वालिफाइड होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें एक लीगली क्वालिफाइड पर्सन की तरह ही परफॉर्म करना चाहिए। मैल प्रैक्टिस वगैरह हमें नहीं करनी चाहिए, ये बातें हमने आपको पहले ही बताया है। किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में अगर हम कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं तो हमें रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। और अगर हम एज अ मिडवाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे पास रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये होते हैं लेजिस्लेशंस और नर्सेस के बीच में एक रिलेशंस, लीगल इश्यूज, कोड ऑफ एथिक्स जो नर्सेस को फॉलो करना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स और नर्सेस का कोड ऑफ एथिक्स को लेकर के, नर्सिंग स्टैंडर्ड को लेकर के क्या रोल होता है, वो सारी बातें हमने आपको बताई। अब हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एक्यूजन का। नर्सेस कब एक्यूज्ड हो सकते हैं? अगर वो नेग्लिजेंस करते हैं या मैल प्रैक्टिस करते हैं, तब उसकी हम बात करेंगे कि मान लीजिए प्रैक्टिस करते समय नर्सेस को कब एक्यूज किया जा सकता है, कब लीगली उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। तो सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट इसमें हम ये देखते हैं कि किसी पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स हैं, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं एज अ नर्स तो आप एक्यूज्ड किए जा सकते हैं, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। मान लीजिए पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि उसको एब्डोमिनल पेन है, वो एब्डोमिनल पेन उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है, जानलेवा हो सकती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर करें, तब आप लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वाइटल साइन के बारे में हम बात करें। वाइटल साइन एक बेसिक प्रोसीजर होता है, अगर आप एज अ नर्स वाइटल साइन नहीं ले पाते हैं तो भी आप लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद जो हम बात करेंगे सिग्नल लाइट की, अगर किसी पेशेंट की सिग्नल लाइट जो मॉनिटर लगा हुआ है, वेंटिलेटर पर पेशेंट है, उसके मॉनिटर में कोई सिग्नल लाइट दे रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तब भी आप लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। एज अ नर्स पेशेंट की केयर करते समय अगर मान लीजिए पेशेंट को कोई कंपाउंड फ्रैक्चर है और आप सेवरल आवर तक आप उसका जो है ट्रीटमेंट करते हैं, बट आप उस
कंपाउंड फ्रैक्चर को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है, मान लीजिए कोई आप डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, डिफेक्टिव कोई एपरेटस है, कोई मशीन है, उसका आप यूज कर रहे हैं, तो भी आप लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने रॉन्ग कंसंट्रेशन के ड्रग यूज किया, या फिर आपने रॉन्ग पेशेंट को ड्रग दे दिया, या फिर आपने रॉन्ग रूट से ड्रग दे दिया, रॉन्ग डोज दे दिया, तो भी आप लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। आपने पेशेंट की आइडेंटिटी मिस्टेक कर दी, रॉन्ग पेशेंट को आपने रॉन्ग ड्रग दे दी, तब भी आप लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। आप कम्युनिकेट करने में फेलियर हैं, मतलब लाइक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट के साथ, उसको समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तब भी आप लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो ये बताते हैं कि आप कब लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं, कब आपके ऊपर लीगली एक्शन लिया जा सकता है। ये बातें हो गई कि लीगल एक्शंस हम पर कब बनते हैं, हम कब लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लीगली एक्यूज होने से, ऐसी चीज़ों से बचने से हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लीगली एक्शन हम पर ना बने एज अ नर्स। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये देखते हैं, सबसे पहले तो रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए, सारा रिकॉर्ड नर्सेस को मेंटेन रखना चाहिए, जिससे वो एक्सप्लेन कर सकें अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ये कंडीशन किन कारणों से आई है उस चीज़ को वो बता सकें। दूसरी बात जो इसमें आती है नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आता है कि हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आप कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो नर्सेस को सबसे पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है, उसके बाद रिटर्न कंसेंट लेना होता है पेशेंट से या फिर उसके रिलेटिव से, तो वो कॉलम जरूर फुलफिल कर लेना चाहिए जिससे कि अपना एक सेफ गार्ड नर्सेज यूज़ कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, अगर हम बात करें कोई बर्न पेशेंट है, अगर हम उसकी केयर कर रहे हैं तो एडिकेट प्रिकॉशंस का हमें यूज़ करना है, अपने पीपीई किट जो भी है उसको यूज़ करना है, साथ ही साथ जो भी प्रिकॉशंस होते हैं उस बर्न पेशेंट के लिए फ्लूइड लॉस होने से बचाना है, ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन मास्क जो भी यूज़ करना है उसके लिए वो यूज़ करना है। तो ये चीज़ें प्रिकॉशंस यूज़ करके हम लीगली एक्यूज्ड होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि फॉलिंग से प्रिवेंट करना है। अगर कोई पेशेंट है तो साइड रेल्स जो है बेड में लगा देना है जिससे कि पेशेंट को फॉलिंग से प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये कहता है कि जो भी हम कॉटन स्वैब्स ले जा रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स ले जा रहे हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, स्पंजेस ले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें काउंट कर लेनी चाहिए। किसी भी प्रोसीजर से पहले, किसी भी सर्जरी में जाने से पहले वो चीज़ें काउंट कर लेना चाहिए जिससे उनके मिस्टेकन होने के चांसेस ना रहें। पेशेंट के किसी भी प्रॉपर्टी या फिर उसकी किसी भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, किसी भी चीज़ को हमें फॉर्मली हैंडल करना है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, लोगों को बताना नहीं है, हमें उन चीज़ों को अच्छे से अपने पास रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या कहता है कि एडिकेट क्लाइंट केयर करना है और नेग्लिजेंस से प्रिवेंट करना है। पेशेंट को नेग्लेक्ट नहीं करना, नेग्लिजेंस नहीं करना, उसको एक एडिकेट प्रॉपर केयर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये कहता है कि अगर हम यूथनेसिया करने जा रहे हैं, मर्सी किलिंग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली प्रिपेयर होने चाहिए। मतलब लाइक जो कोर्ट की परमिशन है और रिलेटिव्स की परमिशन है, पेशेंट के अटेंडर्स हैं, गार्जियंस हैं, उनकी जो परमिशन है वो सब लेकर के तभी हम यूथनेसिया या मर्सी किलिंग करते हैं। मर्सी किलिंग लोग शायद जानते होंगे, आप लोग जो नहीं जानते हैं, यूथनेसिया या मर्सी किलिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जब पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, उसकी डेथ वो एक निश्चित है लेकिन वो प्रॉब्लम काफ़ी फेस कर रहा है उससे पहले, तो हमें उसको एक पीसफुल डेथ देनी है, वो मर्सी किलिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड रखना है, हॉस्पिटल में तभी तक रखना है जब तक इंपॉर्टेंस हो। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी कंडीशन में आप बिल बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में, आप जैसे जानते हैं मोस्टली प्राइवेट फर्म्स के अगेंस्ट ऐसी रिपोर्ट्स भी आती रही हैं, तो ये ध्यान रखना है कि फालतू का हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के लिए आपको पेशेंट को अननेसेसरली हॉस्पिटल में नहीं रखना है। इंपॉर्टेंस नेसेसरी कंडीशन में ही पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना है। ये बातें आ गई हमें क्या करना चाहिए खुद को लीगली एक्यूज होने से बचाने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट नर्सेस के क्या रोल होते हैं, क्या राइट होते हैं, पेशेंट के जो राइट्स होते हैं उसको सेफ गार्ड करने में, पेशेंट को जो हक मिलना चाहिए, जो उनको राइट मिलना चाहिए उसको बचाने में नर्सेस का क्या रोल होता है। एज अ नर्स हमें पेशेंट के जिन राइट्स को सेफ गार्ड करना है उसमें आता है पेशेंट को एक सेफ, कॉम्पिटेंट, कॉन्सिडरेबल और रेस्पेक्टफुल केयर मिलनी चाहिए, उस राइट को हमें उसके प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है पेशेंट की कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी
प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो हमें कॉन्फिडेंशियल ही रखना है। पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट या रिफ्यूज करने का राइट होता है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। पेशेंट को हर एक केयर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, एडिकेट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, केयर हम क्यों कर रहे हैं और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पेशेंट को मिलनी चाहिए। पेशेंट को एक राइट होता है रिफ्यूज करने का, अगर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, वो उसमें एक्सेप्ट करेगा या फिर रिफ्यूज करेगा, ये उसका राइट होता है। पेशेंट को ये चीजें फ्री है पेशेंट उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेशेंट को राइट होता है अपने ओन रिलीजन, जो उसका रिलीजन है उसकी प्रैक्टिस करने का, और साथ ही साथ पेशेंट को राइट होता है कोई भी केयर अगर कंटिन्यू की जा रही है तो वो क्यों की जा रही है उसका रीजन जानने का, रीजनेबल कंटिन्यूटी ऑफ केयर का राइट होता है पेशेंट को। ये कुछ राइट्स होते हैं पेशेंट के जिन्हें हमें एज अ नर्स सेफगार्ड करने की जरूरत होती है। तो इस यूनिट में, इस फर्स्ट चैप्टर में नर्सिंग फंडामेंटल के इतना ही था। इसके बाद जो भी आपको डाउट बनता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।